Hi everyone, welcome back to our channel JK Exam Crackers. As you all know कि JKP कांस्टेबल का सिलेबस रिलीज हो चुका है, जिसकी वजह से आप सभी में काफ़ी पैनिकी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इतने सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, सिलेबस में चेंजेस हैं, बट यू डोंट वरी अबाउट इट। हमने अपने कोर्स में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को कवर कर लिया हुआ है। जो भी एडिशनल एलिमेंट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, बट जस्ट गिव अस थोड़ा सा टाइम और आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, हर चीज़ कवर कराई जाएगी। दैट्स आवर प्रॉमिस। एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ने वाले, जो कि आपके सिलेबस में दिया भी गया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो हमारा ऑनलाइन बैच है, इसकी कुछ भी आप डिटेल जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज़ अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन। सो डाउनलोड द एप्लीकेशन, चेक ऑल द डिटेल्स। और ये बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चलिए, आरटीआई एक्ट 2005, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इन्फोर्समेंट डेट, एनैक्टमेंट डेट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आरटीआई एक्ट। कौन कौन सी फंक्शनरीज हैं जिसके बारे में बताया गया है आपके आरटीआई एक्ट में, वन बाय वन हम सब चीज़ें आज के इस सेशन में कवर करेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन आरटीआई एक्ट का, कि आरटीआई एक्ट को लाने का मेन जो रीज़न है, जो मकसद है, दैट इज़ द गुड गवर्नेंस। कि आप हमें गवर्न तो कीजिए, बट अच्छे तरीके से कीजिए। अच्छे तरीके से कैसे होगा? जब आप ट्रांसपेरेंट होंगे एज अ गवर्नमेंट, जब आप अकाउंटेबल होंगे एज अ गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है आरटीआई एक्ट के पीछे? आरटीआई एक्ट अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है। गुड गवर्नेंस कैसे होगी? जब ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और जब अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब कि जब गवर्नमेंट अपने काम, जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए अकाउंटेबल होगी। ठीक है, कि हम उनसे कुछ अगर पूछ रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें उसका जवाब जो है दे सके। तो मेन रीजन आरटीआई एक्ट लाने का यही था कि गुड गवर्नेंस प्रिवेल करना। ओके, The Right to Information Act is one of India's most powerful tools for promoting transparency and accountability in governance. It enables citizens to access the information held by the public authorities, thus fostering an open and transparent government system. ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट सिस्टम, ओपन गवर्नमेंट सिस्टम, कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। जब भी हम कुछ उनसे पूछ रहे हैं तो वो हमें बता सके, राइट। अब यहाँ पे देखिए, सिटीजन्स इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, फॉरेनर्स कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स जो हैं दे कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, एंड दैट टू फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। अब ये पब्लिक अथॉरिटीज क्या है, ये आगे की स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक अथॉरिटीज से क्या मतलब है कहने का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये डेट्स आपके लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन्फोर्समेंट डेट, द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2005। एनैक्टमेंट डेट क्या है? जून 15, 2005। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फोर्समेंट डेट एंड एनैक्टमेंट डेट? देखिए, इन्फोर्समेंट डेट वो डेट होती है जब किसी कानून को लागू किया जाता है, कि आज से ये जो एक्ट है, ये पर्टिकुलर कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फोर्स में आ गया है। वहीं पे एनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन एक बिल लॉ बनता है। अब एक बिल लॉ या एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए, जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए, राइट। तो जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है वही डेट होती है एनैक्टमेंट डेट, क्योंकि उसी दिन बिल एक एक्ट बनता है, और वो डेट है आपकी आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, फोर्स में कब आया, और एनैक्टमेंट डेट है जून 15, 2005। ये दोनों ही डेट्स को याद रखिएगा। एक्ट नंबर कौन सा था? 2005 में आया, हमें पता है, बट एक्ट का नंबर क्या है? तो 22। इट वॉज एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005। जो ऑब्जेक्टिव है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज
to prevail the transparency and accountability in the governance. Okay, this governance system. टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ये अधिकार की बात कब जो है स्टार्ट हुई, मतलब पता चला या लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आई कि नहीं राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी होना चाहिए लोगों के पास। तो उसका जो मेन आप कह सकते हो रूट है, दैट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, 1948 में जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये एक्चुअली इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स मतलब जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके अग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है जो भी आप बात कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट में बातें लिखी जाती है कि आप जो भी कह रहे हैं अब ये हम सभी नेशंस को क्या करना है, अपने अपने नेशंस में इस चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जब 1948 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर हुआ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात वहाँ पर की गई कि गुड गवर्नेंस के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट हुआ ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, states that everyone shall have the right to freedom of expression, the freedom to seek and impart information and ideals of all the kinds। और इस इंटरनेशनल कोवेनेंट में भी अगेन यही बात की गई कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट एंड हैज टू बी गिवन टू ऑल दी सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री। अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो आरटीआई लॉ स्टार्टेड इन 1986। जेनेसिस ऑफ आरटीआई लॉ मीन्स कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत होना शुरू हो गई, मतलब कि इसकी बातें होना शुरू हो गई कि अब हमें भी कानून चाहिए आरटीआई के ऊपर। दैट हैज़ बीन थ्रू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, in which it directed that freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Constitution clearly implies right to information, as without information the freedom of speech and expression cannot be fully used by the citizens। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19 में ही क्या है, इंक्लूडेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑल्दो राइट टू इंफॉर्मेशन वर्ड एज इट इज आर्टिकल 19 में नहीं लिखा गया है, बट ये इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज़ की तो आप उसके बारे में आवाज़ कैसे उठाओगे, राइट? तो इसीलिए कहा गया इस पर्टिकुलर केस में कि आर्टिकल 19 में ही इंश्राइंड है आपका क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया। व्हेन वन कोई भी राइट अगर फंडामेंटल राइट बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप देखिए इसके बाद की जर्नी 1986 के बाद भी कितना टाइम लगा, 2005 तक आते आते ये कानून आता है। ठीक है, देयर हैज बीन टॉक्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड अल्टीमेटली 2005 में जाके ये जो है कानून हमें देखने को मिलता है। अब इसके कुछ की फीचर्स या की प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं दैट वी गोना कवर। राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, द आरटीआई एक्ट ग्रांट्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन द राइट टू रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। अब ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है, मैंने आपको पहले कहा था कि आई एम गोना टेल यू लेटर ऑन, तो वो वक्त आ गया। पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, आपके मिनिस्ट्रीज हो गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको पीएसयूज बोलते हैं, जैसे कि आपका गेल भेल है, मतलब ये आपकी जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये आपके पीएसयूज हैं। तो अगर आपको इनसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है आप निकलवा सकते हैं, बिकॉज इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आर सब्सटैंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, वो सभी इंस्टीट्यूशंस भी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेजर पोर्शन उनका गवर्नमेंट फंड कर रही है, वो सभी इंस्टीट्यूशंस भी क्या बोले जाएंगे, पब्लिक अथॉरिटीज ही कहलाएंगे।
इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड इन एनी फॉर्म। ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना ही जरूरी है, नो, इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मीमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, रिपोर्ट्स, पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट, सैंपल्स। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं है, वो इंफॉर्मेशन एक ईमेल में भी हो सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकती है, किसी सैंपल में, रिपोर्ट में भी हो सकती है। यू कैन आस्क फॉर इट फ्रॉम whom? Public authorities. The information should be provided within 30 days of the request. If the information pertains to the life and liberty, it must be provided within 48 hours. आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी पब्लिक अथॉरिटी से, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पब्लिक अथॉरिटी कि आपको इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज प्रोवाइड की जाए, बिकॉज आरटीआई एक्ट यही कहता है। आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी जहां पर आपका लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्व है, तो उस सिनारियो में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए दैट हैज टू बी विद इन 48 आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगा कि आई एम रियली सॉरी, आपने पुलिस स्टेशन में एफआईआर, नॉट एफआईआर, आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में और आप कंप्लेन करते हैं कि आपके ऊपर हमला हुआ है, ठीक है, तो मुझे काइंडली क्या किया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। पुलिस वाले सुनते हैं आपकी बात, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि जी मुझे बताइए क्यों मुझे प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं की गई, मैंने कंप्लेन की थी, मैंने बोला था कि मेरी लाइफ को जो है एक थ्रेट है, फिर भी क्यों जो है प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं की गई, मुझे इसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 48 आवर्स, ठीक है। विद इन 48 आवर्स आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी कहा कि पब्लिक अथॉरिटी से ही इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जा सकती है, क्या कोई प्राइवेट अथॉरिटी से भी मांगी जा सकती है? तो आरटीआई एक्ट में लिखा है कि हाँ जी, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट अथॉरिटी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, प्रोवाइडेड वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी वे में बैक्ड है बाय दी पब्लिक अथॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो स्कूल्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये सीबीएसई स्कूल है, राइट, कोई अगर सीबीएसई स्कूल है, जम्मू का कोई भी सीबीएसई स्कूल उठा लो, ठीक है, केसी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ केसी पब्लिक स्कूल, अब ये स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड होते हैं बाय सीबीएसई। नाउ योर सीबीएसई इज अ पब्लिक अथॉरिटी, राइट, एंड दैट स्कूल इज अ प्राइवेट अथॉरिटी। अब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उस स्कूल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप एप्लीकेशन जो है उस स्कूल को डायरेक्टली नहीं दे सकते हो, रीजन बीइंग दिस कि वो एक प्राइवेट अथॉरिटी है, बट वो एफिलिएशन तो कहीं ना कहीं सीबीएसई से हुआ है उस स्कूल का। तो अगर एफिलिएशन के रिगार्ड्स में या उस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप एक इनडायरेक्ट रूट पकड़ सकते हो। वो इनडायरेक्ट रूट क्या है कि आप सीबीएसई बोर्ड को, मतलब सीबीएसई को आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे इस रिगार्ड्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑल्दो वो एक इंफॉर्मेशन किसकी है, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की है। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। Public authorities and their responsibilities. Every public authority must designate public information officers and at each administrative level to deal with the request for information. हर एक पब्लिक अथॉरिटी जिससे हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उन्होंने वहां पे एक पोजीशन क्रिएट की है जिस पोजीशन का नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ठीक है। हर एक अथॉरिटी में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा जिसको एक्चुअल में एप्लीकेशन दी जाएगी। देखिए, अब आपको एप्लीकेशन देनी किसको है, जब बैंक में भी जाते हो किसी भी चीज के लिए, अगर आपको एप्लीकेशन देनी होती है तो आप पूछते हो कि यार एप्लीकेशन किसके नाम की होगी, तो वैसे ही यहाँ पे भी एप्लीकेशन किसके नाम पे जाएगी, किसके पोजीशन पे जाएगी, दैट इज दी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। कुछ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं उस अथॉरिटी के, जो कि असिस्ट करेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। Public authorities are required to publish certain categories of important information proactively to reduce the need for formal RTI applications. अब ये क्या चीज कही गई है
कि कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोएक्टिवली जो है पब्लिश करना ये जिम्मेदारी है पब्लिक अथॉरिटी की। कहने का मतलब ये है, आप देखते होंगे कुछ पोर्टल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं हर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी की, जहाँ पर उनके रूल्स, पॉलिसीज, उनके एक्सपेंडिचर्स, वो सब चीज़ें मेंशन्ड होती है, वो सभी पब्लिक के लिए है। अब ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो किसी को यही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनके रूल्स क्या हैं या पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके लिए आरटीआई लगानी पड़ती, बट आरटीआई एक्ट के तहत इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको पब्लिश करनी ही करनी है सभी के लिए, चाहे कोई आरटीआई लगा रहा है नहीं लगा रहा। अब इससे हो क्या रहा है, इससे मोस्ट ऑफ द जो आप कह सकते हो कि आरटीआई का एप्लीकेशंस का बर्डन हो सकता था वो कम हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली, जो उनको देनी ही देनी है खुद से, चाहे आरटीआई हुई होगी या नहीं हुई होगी। अब आरटीआई एक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि आपने अगर एप्लीकेशन मूव की है, हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाए, बट इन्फॉर्मेशन किस ग्राउंड पे नहीं प्रोवाइड की जाएगी वो ग्राउंड्स बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर we can say that these are the grounds on the basis of which the certain aspects have been exempted, कि ये information आपको नहीं provide की जा सकती। First is national security, information that would harm the sovereignty, integrity or the security of India or lead to incitement of an offense। अगर ऐसी कोई information आप मांग रहे हो जोन अथॉरिटीज को लगता है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, तो वो आपको मना कर सकते हैं। ओके, देन इज पब्लिक सेफ्टी, इंफॉर्मेशन दैट कुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू कैन बी डिनाइड कि नहीं जी हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। प्रिवेसी, पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इफ डिस्क्लोज्ड would result in an unwarranted invasion of the privacy of an individual unless there is a larger public interest। अगर किसी की प्रिवेसी जो है उसको ब्रीच किया जा रहा है तब भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर लगता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, अगर किसी एक पर्सन को थोड़ा सा हार्म पहुंच भी रहा है बट बहुत सारी पब्लिक को उससे फायदा हो रहा है, इन दैट सिनेरियो इट कैन बी प्रोवाइडेड। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी के राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच कर रही है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। कैबिनेट पेपर्स, certain confidential papers of ministers or the cabinet until decisions are made, but the reasons and details of the decisions must eventually be made public। उसके बाद जो confidential papers होते हैं ministers के, उसको उससे related if you are asking any information related to those papers that will not be given to you। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, अब जैसे आपकी रॉ है, ठीक है, देन आपका आई भी आ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो आ गया, इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो ये ऑब्लाइज्ड नहीं है, इनकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है आरटीआई एक्ट में। Now let's understand the process of filing the RTI application and the appeal process। तो स्टेप बाय स्टेप कि इसको आरटीआई को फाइल करने का, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसेस क्या है, और अगर इसमें आपको कोई भी ग्रीवांस है कि नहीं हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसमें डिले है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या हमारी बात नहीं सुनी गई है, तो देन अपील के भी प्रोविजंस आपके आरटीआई एक्ट में दिए गए हैं। चलिए मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स ही वॉन्ट्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ले लीजिए, ठीक है, आपकी हम जेके पीएससी ले लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स इस पब्लिक अथॉरिटी से क्या करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं अंडर द आरटीआई एक्ट। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, उनको ये एप्लीकेशन क्या करनी होगी, सबमिट करनी होगी। सिटीजन राइट्स एन एप्लीकेशन स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड पेज अ नॉमिनल फी। क्या इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो सभी जो है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सारी स्पेसिफिकेशंस लिखनी है कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस एक फ़ी भी जो है उनको पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट की कितनी फ़ीस लगेगी, बट वो नॉमिनल फीस ही होती है।
then application is submitted to designated public information officer of the concerned authority. तो मान लीजिए जो भी JKPSC का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, ये एप्लीकेशन जो है उन्हें सबमिट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, PIO रिसीव करेगा, मतलब रिसीव करेगा उस एप्लीकेशन को। नाउ द PIO एक्नॉलेजेस द रिसीट ऑफ द RTI रिक्वेस्ट। द PIO हु इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। ठीक है, कितना टाइम है उनको, 30 डेज का टाइम पीरियड है। If the request concerns the life or liberty of a person, then the information must be provided within 48 hours. वो जो मैंने आपको पुलिस वाली एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ है और आप प्रोटेक्शन चाह रहे हो, नहीं मिल रही, तो देन ऑल्सो आप RTI फाइल कर सकते हो कि क्यों मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिली, एंड टाइम पीरियड विल बी 48 आवर्स। देन रिस्पॉन्स फ्रॉम PIO, उसके बाद PIO का रिस्पॉन्स आएगा। The PIO provides the requested information. Supposingly, अब दो सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं रिस्पॉन्स के तौर पे। रिस्पॉन्स ये भी आ सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। जब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई, आप सेटिस्फाइड हो, तो वहीं पे जो है प्रोसेस का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। करेक्ट। व्हाट इफ वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई या इन्फॉर्मेशन में डिले है, फिर क्या, द PIO refuses to provide the information or delays the response beyond 30 days. ऐसी सिचुएशन में आगे आपको पेनाल्टीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में PIO को कुछ पेनाल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है। बट डिनायल अगर परमिसिबल एग्जेम्पशंस पे, जो हमने ऑलरेडी अभी ऊपर ग्राउंड्स पढ़ी थी कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है, किसी की प्रिवेसी की बात है, तो इन दैट सिनेरियो वो जो PIO है आपको इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट अपील कब आएगी, सेकेंड सिचुएशन में, राइट, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया। अब आप ऑब्वियसली उस बात से खुश नहीं है कि मुझे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, तो फर्स्ट अपील आ गई। द सिटीजन इफ डिससेटिस्फाइड कैन फाइल एन अपील टू द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी विद इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी। JKPSC में ही आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिया, मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी होगी, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से एक रैंक सीनियर होगा। ठीक है, दिस पर्सन विल बी अ सीनियर, एक रैंक सीनियर होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। अब ये जो आपको अपील फाइल करनी है, दैट इज टू बी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द डिनायल और अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। The first appellate authority must provide a decision within 30 days. First appellate authority को decision देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले हो सकता है तो 45 डेज का हो सकता है, वो एडिशनल 15 दिन, 30 से 45 15 डेज हुए हैं ना। अब ये 15 दिन का डिले क्यों हुआ, इसके रीजंस भी देने पड़ेंगे आपके फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ऑब्वियसली बात है, कुछ आउटकम आएगा फर्स्ट अपील का। दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पहली में आपकी अपील सक्सेसफुल रही, वहीं पे प्रोसेस एंड हो जाएगा, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिस तरीके से चाहिए थी, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। बट व्हाट इफ योर अपील हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी अपील, इन्फॉर्मेशन फिर आपको नहीं मिली। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आप जाएंगे सेकेंड अपील में। ठीक है, गुहार लगा रहे हैं आप कि नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सेकेंड अपील का ऑप्शन भी है RTI एक्ट में। इफ द फर्स्ट अपील फेल्स, द सिटीजन कैन एस्केलेट बाय फाइलिंग द सेकेंड अपील। अब ये सेकेंड अपील फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, विद, और सेकेंड अपील फाइल कहाँ करनी है, विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी तो है, बट हमारी इस एग्जाम्पल में ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में JKPSC लिया है विच इज योर स्टेट अथॉरिटी, राइट। तो सेकेंड अपील किसके पास जाएगी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी। अब ये जो सेकेंड अपील है, इसको फाइल करने का टाइम पीरियड 90 डेज है। ठीक है, कितना है, 90 डेज। पहले कितना था, 30 डेज, राइट, फर्स्ट अपील फाइल करने का। लेकिन सेकेंड अपील फाइल करने का टाइम पीरियड है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन।
द कमीशन कंडक्ट्स एन इंक्वायरी एंड रिव्यूज द केस। अब इसका क्या हमें कंक्लूजन देखने को मिलेगा? इंफॉर्मेशन कमीशन हैज द पावर टू ऑर्डर द पब्लिक अथॉरिटी टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, इम्पोज द पेनाल्टीज ऑन द PIO फॉर अनरीजनेबल डिलेज। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, अगर उनको लगता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की गलती है, तो यहाँ पे ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो PIO पर क्या कर सकती है? पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है। मान लो PIO ने इंफॉर्मेशन दी बट बहुत डिले के बाद दी, तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी 250 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25,000। मतलब हर दिन का 250 रुपये, हर एक दिन का जितना भी डिले हुआ है। मान लो 15 दिन का डिले है तो 15 इंटू 250 कर लो, उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। बट जो टोटल अमाउंट PIO को देनी पड़ेगी एज अ पेनाल्टी, दैट विल बी 25,000 रुपीज ओनली। ठीक है, मैक्सिमम कैपिंग की हुई है यहाँ पे। The citizen either receives the information after the commission's decision or legal actions will follow. This marks the conclusion of the RTI process. तो ये पूरा प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, विद एग्जाम्पल समझाया है। पेनाल्टीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 250 रुपीज जो है पर डे के हिसाब से लगेंगे जो भी डिले होगा, है राइट। साथ ही साथ अगर इंफॉर्मेशन गलत दी है या इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, देनी चाहिए थी, तो ऐसे सिनेरियो में डिसिप्लिनरी कमेटी या डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट। तो दूसरी तरह की जो पेनाल्टी बताई गई है दैट इज द डिसिप्लिनरी एक्शन। ओके, एक तो 250 रुपये वाला फाइन वाली पेनाल्टी बताई है, दूसरी डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है अगेंस्ट द PIO फॉर द परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस। मूविंग अहेड, exemptions under the RTI Act that we have already discussed. Okay, role of Information Commission. Central Information Commission oversees cases related to central government authorities, public sector undertakings and central government funded organizations, whereas State Information Commission handles the appeals concerning the state public authorities. The CIC and SICs have the quasi-judicial powers and can summon officials, order investigations and impose penalties. अब ये प्रॉपर कोर्ट्स तो नहीं है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, बट इनके पास कुछ पावर्स जो सिविल कोर्ट को होती हैं, कुछ पावर्स इनको भी दी गई हैं। जैसे कि ये सम्मन्स भेज सकते हैं। सम्मन भेजना मतलब कि किसी इंसान को कहना कि हमारे सामने पेश होइए, ऐसी पावर भी इन कमीशंस के पास जो है वो होती हैं। RTI एक्ट की ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हम इनको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट सेक्शन नंबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 प्रोवाइड्स द राइट टू इंफॉर्मेशन टू ऑल द सिटीजन्स। Section 4 obligates the public authorities to proactively disclose information. Proactively disclose information I have already taught you. Section 6 describes the process of filing RTI application. Again हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सेक्शन 6 का जो प्रोसेस था वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 7 डिटेल्स द टाइम फ्रेम फॉर रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट, दैट इज 30 days or 48 hours इन लाइफ एंड लिबर्टी केसेस। सेक्शन 8 में सभी एग्जेम्पशंस बताई गई हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 19 में अपील का प्रोसेस बताया है और सेक्शन 20 में आपकी पेनाल्टीज बताई गई हैं। अब देखिए 2019 में एक अमेंडमेंट आती है RTI एक्ट में, ठीक है। 2019 में RTI एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आई, वो अमेंडमेंट्स क्या थी डिस्कस करते हैं। और ये अमेंडमेंट्स थी रिलेटेड टू दी altering the powers, tenure and salary structure of the CIC and State IC, that is State Information Commission, which raised concerns about the independence of these bodies. जब ये अमेंडमेंट बिल लाया गया पार्लियामेंट में तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया ओपोजिशन ने कि कहीं ना कहीं जो RTI एक्ट का पर्पस है दैट इज गुड गवर्नेंस, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, वो हैम्पर हो रही है कहीं ना कहीं। किसकी वजह से? इस अमेंडमेंट बिल की वजह से ऐसा होगा, बट फिर भी ये बिल पास हुआ और एक्ट बना। क्या चेंजेस थी डिस्कस करते हैं। टेन्योर, द टेन्योर फॉर द CIC एंड स्टेट IC वाज फिक्स्ड एट 5 years। इनिशियली 2005 का जो एक्ट था उसमें जो टेन्योर था कि कितनी देर इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम करेगा या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम करेगा, दैट वाज
5 ईयर्स या फिर अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, कि अगर वो 65 ईयर्स का पहले हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, या फिर अगर 5 साल कंप्लीट कर दिए उसने सर्विस के तो वो रिटायर हो जाएगा। इसमें से जो चीज पहले हो जाएगी उसके बेसिस पे दैट पर्सन विल बी रिटायर्ड। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि जो टेन्योर था, जो ऑलरेडी पहले बताया था 5 साल या 65 ईयर्स एज वाला, उस चीज को हटा दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें सारी पावर्स अपने में ले ली कि हम डिसाइड करेंगे क्या टेन्योर होने वाला है। अब देखिए, कोई चीज जो पहले इंडिपेंडेंटली चल रही थी, अब उसके ऊपर कंट्रोल कहीं ना कहीं किसका आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि हम टेन्योर डिसाइड करेंगे। उसके बाद सैलरी और अलाउंसेस जो आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थे, दे वर इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो इट वाज एट पार विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कितनी सैलरी देनी है सीआईसी को या एसआईसी को, ये सब चीजें डिटरमाइन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओधा था, जैसे इलेक्शन कमिश्नर को इतना बड़ा स्टेटस दिया जाता है, वही सेम ओधा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का था, बट कहीं ना कहीं वो पोजीशन को इन्होंने डिग्रेड किया है विद दिस अमेंडमेंट। Powers to decide on the status of the Information Commission. Before the amendment, the CIC and SICs were independent and had a status equivalent to Chief Election Commissioner. But after the amendment, the central government has been given the authority to frame the rules regarding the salaries, allowances and tenure. आप ये कह सकते हैं कि जो अब आपका जो SICs थे, ये तो हमने बात करी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, SICs जो हो गए आपके, उनको स्टेटस दिया गया था एट पार विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो एट पार विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट वी नो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। इट मीन्स कि ये जो कमिश्नर्स थे, इनको भी कहीं ना कहीं इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए ही ये सब चीज़ें 2005 के एक्ट में थी, बट ये सब स्नैच कर दी जाती हैं विद द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2019, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस एक्ट का। रीजंस क्या थे, undermining the independence of Information Commission. The amendments are seen as reducing the autonomy of CIC and SICs by allowing the central government to determine the tenure, salary and service conditions. Critics argue this change weakens the independent nature of the Information Commission, which could affect their ability to act impartially, especially in cases involving sensitive information related to government. ये कहा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन चाह रहा है कोई सिटीजन, ठीक है, विच इज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अब ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, सॉरी नॉट इलेक्शन कमिश्नर्स, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स या आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये तो कंट्रोल में आ गए हैं गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट इनको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इनकी सैलरी उनके हाथ में है, उनका टेन्योर उनके हाथ में है, तो सब चीज़ें उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं वो जो इम्पार्शियल नेचर था पहले इस बॉडी का, वो कहीं ना कहीं जो है छीन लिया गया। एंड देयर इज़ अ फेयर कि अब लोगों को जो है गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव नेचर की है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकती। दिस वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव, की सारी जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास चली गई हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, since the tenure and salaries of information commissioners are now dependent on the government, there is concern that the commissioners may face pressure to issue the decisions favorable to the government or risk the losing their positions. This could discourage information commissioners from making decisions that are critical of the government or against the interest of those who are in power. Weakening of the RTI framework. The original RTI Act was designed to give citizens the power to question the public authorities and access the information. These amendments have led to fears that the effectiveness of the RTI Act may be weakened as information commissioners could become less bold. Obvious सी बात है, जब आप किसी के कंट्रोल में हो तो आपको उस पर्सन का या उस अथॉरिटी का डर तो रहेगा कि आप इसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल सकते। अब हम इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस समझते हैं आरटीआई एक्ट का इन जनरल, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2019 अमेंडमेंट। इन जनरल सिटीजन्स को एम्पावर करता है आरटीआई एक्ट
करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, ऑब्वियसली हेल्प करता है, बिकॉज अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मांग रहे हैं जिससे डिस्क्लोज हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, करप्शन हुई है, सो आरटीआई एक्ट इज वन ऑफ सच एक्ट विच कैन फाइट अगेंस्ट द करप्शन, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, कि गवर्नमेंट जो है लोगों की है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सो दे आर अकाउंटेबल टू अस, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन। ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए and read it. Coming to the challenges and the limitations, implementation gap है कहीं ना कहीं, कि क्या क्या लिमिटेशंस, या फिर आप कह सकते हो कि अभी भी इस एक्ट का जो है फुल यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, सम केसेस पब्लिक अथॉरिटीज डिले द रिस्पॉन्सेज, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड कर भी रहा है इंफॉर्मेशन तो बहुत डिले के बाद कर रहा है, लैक ऑफ अवेयरनेस, गांव के लोगों को आरटीआई एक्ट के बारे में मालूम ही नहीं है तो इतनी अवेयरनेस नहीं है इस एक्ट की, ओवरलोड ऑफ एप्लीकेशन, देन एग्जेम्पशंस जो दी गई हैं उसका बहुत बार मिसयूज किया जाता है, कि जो चीज़ नहीं भी फॉल कर रही है उस एग्जेम्पशन वाले क्लॉज में उसको भी उसमें डाल दिया जाता है, एंड एग्जेम्पशन क्लॉजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेसी, थ्रेट टू एक्टिविस्ट्स। सो conclusion is RTI Act is a ground-breaking law that strengthens India's democratic framework by promoting transparency and accountability. It had a significant positive impact. Ongoing efforts are needed to improve its implementation and ensure that the right to information is accessible to all the citizens, especially marginalized groups. Through this law, citizens and can hold the government accountable, demand transparency in public spending, and actively participate in the democratic process. So, all these things have discussed. सभी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्कस करवा दी गई हैं. आई होप सब चीज़ें क्लियर हैं. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास.